हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3, थ्योरी ऑफ डिमांड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड। आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, थ्योरी ऑफ डिमांड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिमांड होती क्या है, डिमांड है क्या चीज़। इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट। अगर हम बोलचाल की भाषा में देखें तो जो हमारी आवश्यकता होती है, जो हमारी इच्छा होती है और जो हमारी डिमांड मांग होती है, हम इन चीज़ों को बेसिकली सेम समझते हैं। पर एक एग्जांपल के ज़रिए आपको बताता हूँ मैं कि एक्चुअली ये कंसेप्ट ऑफ डिमांड है क्या। हमें एक बाइक लेनी है, एक, और ये हमारी बाइक लेने की इच्छा है, वांट है हमारे, हम बाइक लें, ज़रूरत है हमारी, हम बाइक लें, डिजायर, इच्छा भी है हमारी कि हम बाइक लें, पर हमारे पास मनी नहीं है। क्या हम बाइक ले सकते हैं? मनी नहीं है हमारे पास, नहीं, हम बाइक नहीं ले सकते। दूसरी चीज़, हमारे पास मनी है और हमारी इच्छा भी है कि हम बाइक लें, पर उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम ले भी लें, पर पॉसिबिलिटी ये भी रहेगी कि हम नहीं लेंगे, कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्यों लेंगे जब हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमारी इच्छा भी है, मनी भी है, पर हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हम उस बाइक को नहीं लेंगे। तीसरी चीज़ सॉरी, कि ज़रूरत भी है, मनी भी है, पर हमारी इच्छा नहीं। इसमें भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि हमारी इच्छा नहीं है। तो मान लीजिए कोई किसी स्पेशल बाइक है, जैसे हीरो होंडा की बाइक है या और कंपनी की बाइक है। मान लीजिए हमारी हीरो होंडा की जो बाइक है उसकी इच्छा नहीं है, तो उसकी डिमांड नहीं होगी। इन किसी चीज़ के लिए हम तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे, तब हमारी जो डिमांड होगी, डिमांड क्रिएट होगी। वो जो उसके बाद हम जब वहाँ लेने जाएंगे तो वो हम मांग करेंगे उस चीज़ की, हम उस चीज़ की डिमांड करेंगे। ये है एक बेसिकली कॉन्सेप्ट। बाकी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डीपली आप सभी को अच्छे से मालूम होगा। फिर आती है एक टर्म आती है क्वांटिटी डिमांड, मांगी गई मात्रा बोलते हैं इसको हिंदी में। मांगी गई मात्रा, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा है कमोडिटी। इसका मतलब है, देखिए पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है। A quantity demand is a particular amount the buyers are willing and able to buy at a given price during a given time, other things being equal। कि कुछ अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की या किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई मात्रा मांगी जाती है, कोई अमाउंट मांगी जाती है बाय करने के लिए, उस किसी पर्टिकुलर टाइम पर गिव और पर्टिकुलर प्राइस पर जो चीज़ मांगी जाती है, जितनी संख्या मांगी जाती है, वो क्वांटिटी डिमांड होता है। जैसे मेरे पास 20 रुपीज़ है, मुझे पेन चाहिए 5-5 रुपये का, तो कितने पेन ले सकता हूँ मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, कि मेरी मतलब कितने पेन, 4 पेन ले सकता हूँ। तो वो जो 4 होगा वो हमारी क्वांटिटी डिमांड होगी किसी भी वस्तु की। और इसी में डिमांड है ये। उसके बाद ये टर्म आती है डिमांड की। डिमांड क्या होता है? डिमांड वो होता है, डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर्स आर एबल टू विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अदर थिंग बीइंग इक्वल। जब ये अन्य बातें समान रहती हैं, ये अन्य बातें हम आपको आगे बताएंगे कि ये अदर थिंग एक्चुअली होती क्या है। आगे हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे कि ये जो अदर थिंग है ये आगे होती क्या है। पहले इसके डिमांड के बारे में देख लेते हैं। जब कोई भी कंज्यूमर है वो एबल है और विलिंग भी है, उसकी इच्छा भी है किसी चीज़ को खरीदने की, किसी भी पॉसिबल प्राइस पर, एक निश्चित समय के अंदर, तो वो उसकी डिमांड है। हम दुकान पर जाते हैं, जैसे पेन का एग्जांपल दिया था, मैं उनको कहता हूँ कि ये लीजिए 20 रुपीज़ और मुझे पेन दे दीजिए 5 वाले। तो उसने मेरे को 4 पेन दे दिए, 4 पेन दे दिए उसने मेरे को। तो
मेरी जो फोर फोर है, जो अमाउंट है, वो तो क्वांटिटी डिमांडेड है। और जो डिमांड है कि मैंने उन पेन की डिमांड की, मैं उन पेन को खरीदना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर टाइम में। टाइम पर्टिकुलर इसलिए लगाया क्योंकि उस टाइम पे मेरे को वांट है, मैं विलिंग हूँ उनको खरीदने के लिए, और मेरे पास मैं एबल हूँ, मेरे पास पैसे हैं उनके लिए खरीदने के लिए। तो मैं वो एक पर्टिकुलर टाइम है एक ऐसा जहाँ मैं उसको खरीदने के लिए मतलब एबल भी हूँ और विलिंग भी हूँ, तो वो डिमांड होगी। और ये जो अन्य बातें हैं, अदर थिंग, ये इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। इनके बारे में बताऊंगा कि आखिर ये अन्य बातें जो डिमांड मतलब ये कांस्टेंट होने चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए, ये है क्या चीज़। ये देखिए अगली अगली डेफिनेशन में देख लिए, डिमांड में बी डिफाइंड एज ए डिजायर टू बाय ए कमोडिटी बैक्ड विद ए सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंग। सेम वही कि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए हमारी जब इच्छा होती है, टू सफिशिएंट परचेजिंग, हमारी जो पावर और विलिंग टू स्पेंड, जो हम उस पर मतलब स्पेंड करना चाहते हैं पैसे, उनको देख के जो होती है, हम जब डिज़ायर इच्छा करते हैं तो वो डिमांड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर। तो ये है डिमांड। फिर इसके बारे में आगे आता है डिमांड शेड्यूल। ए टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड। एक जो टेबल होती है जो प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड और जो प्राइस को दिखाती है, रिलेट करती है, उस टेबल को बोलते हैं डिमांड टेबल। और जो मार्केट, ये दो तरह की होती है, एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरी होती है मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब हम इंडिविजुअली डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे तो इसके अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, इंडिविजुअल पर्सन का प्राइस और इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड के बारे में बताया हुआ है। जैसे ये देखिए, ये फिगर है, इस फिगर के अंदर एक ही आदमी के बारे में बताया हुआ है कि एक आदमी जो किसी भी निश्चित प्राइस पर इतनी जो डिमांड है, इतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हो सकता है। जैसे किसी वस्तु का प्राइस, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस है 90 रुपीज़, तो वो एबल है एक ही क्वांटिटी खरीदने के लिए। उसका अगर 80 हो जाता है तो 2, 70 हो जाता है तो 3। ये एक निश्चित प्राइस है जिसके लिए वो किसी भी ऑब्जेक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो सकता है, ये दर्शाया गया है इसमें। अगर हमें इंडिविजुअली मतलब कोई एक इंडिविजुअली पर्सन, इंडिविजुअली फर्म एक इंडिविजुअली तौर पर दिखाया हुआ है, तो वो इंडिविजुअली मार्केट शेड्यूल होता है, डिमांड शेड्यूल होता है, सॉरी। और मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि जब पूरी मार्केट को, नंबर ऑफ पीपल्स को हम जोड़कर जब किसी भी ऑब्जेक्ट की डिमांड के बारे में या उनकी क्वांटिटी के बारे में रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड करके हम जब उनका टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, तो उसको दर्शाया हुआ। जैसे इसमें देखिए आप, किसी भी आइसक्रीम है, इसका प्राइस इतना इतना है, ये डिफरेंट पर्सनस हैं, ये इतने इतने प्राइस पर इनको खरीदने के लिए तैयार हैं, तो टोटल, तो ये इतने पर है, ये इतने पर है, इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो ये पूरी ये इंडिविजुअली तौर पर है। और जब इंडिविजुअली को हम प्लस करेंगे तो पूरा मार्केट का आएगा। और इसी को इसकी जो इसको डाटा को शेड्यूल करता है, रिलेट करता है, उसको मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। और इसके बाद आता है डिमांड करो। जब हम ग्राफिकली उस किसी भी वस्तु की कमोडिटी को जब हम ग्राफिकली डिनोट करते हैं प्राइस और क्वांटिटी रिलेशंस को, तो वो होती है हमारी डिमांड करो। जैसे ये टेबल है, इसी को हमने यहाँ पर इसमें करो में दिखा दिया। ये देखिए 90 था, क्वांटिटी 1 थी, 90 क्वांटिटी 1। यहाँ पर देखिए क्वांटिटी, ये क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर है प्राइस। तो 91, 82, 73, 64, इस तरह ये बन गई, ये फिगर, ये जो करो करो बन गई, ये डिमांड करो है। हमने जो डिमांड शेड्यूल को था वो उसको करो में हमने डिनोट कर दिया, तो ये डिमांड करो होगी। सेम ऐसे ही मार्केट करो हमने इन बंदों की ली थी, ये जो बंदा ये है, इसकी हमने यहाँ पर ऐसे ही जैसे ये किया था, यहाँ पर ग्राफ कर दी, यहाँ पे कर दी, फिर इनका जो टोटल आया था दोनों का टोटल बना दिया। ये जो टोटल आया ये मार्केट डिमांड होगा। सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
अगर हम सोच के देखें तो ये डिमांड करवा जाती है पूरी मार्केट की, ये इंडिविजुअल भी, ये इंडिविजुअली की थी इसकी, ये इंडिविजुअली इसकी थी, तो कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है वेरी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं जो डिमांड के जो फंक्शन है और डिटरमिनेंट है, जो जो डिमांड को मतलब निश्चित करते हैं, जो उसके फंक्शंस हैं उनके बारे में। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो शो करते हैं रिलेशनशिप को डिमांड और किसी भी, जो किसी वस्तु की डिमांड है और उस बिटवीन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, जो उसको इफेक्ट करते हैं। ये रिलेशनशिप करते हैं किसी भी वस्तु को और उनके डिटर्मिनेंट्स को जो उसको इफेक्ट करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअली डिमांड फंक्शन और ये इंडिविजुअली डिमांड फंक्शन हो गया, ये मार्केट डिमांड फंक्शन हो गया। ये इंडिविजुअली डिमांड फंक्शंस के हम देखेंगे कि जो किसी भी कमोडिटी को इंडिविजुअल कंज्यूमर मार्केट में रिलेटेड होता है, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर से रिलेटेड होता है डिमांड किसी भी मार्केट में, जो इफेक्ट करते हैं इंडिविजुअली तौर पर किसी को, वो होते हैं इंडिविजुअली डिमांड फंक्शन। जैसे आपको इफेक्ट करेंगे इंडिविजुअली, मुझे इफेक्ट करेंगे इंडिविजुअली, ये मार्केट को इफेक्ट नहीं करते इंडिविजुअली, ये पर्सन को। जैसे मैं चला गया किसी, पहले एक बार एग्जांपल को देख लेंगे फिर इसको प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। ये है क्या, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी भी चीज़ जो भी हम ऑब्जेक्ट खरीदेंगे उसकी प्राइस बहुत इफेक्ट करती है। मैं पेन लेने चला गया तो मेरे पास 20 रुपीज़ थे। मैंने उसको कहा 5 वाले पेन दे दो, वो बोला भाई 5 वाले तो नहीं है, जो 5 में आते थे वो 10 के हो गए। पहले मैं 4 लाता था, अब मैं 2 लाता हूँ। तो डिमांड को इफेक्ट किया, यही है इसके अंदर कि ये हम वही पढ़ रहे हैं जो डिटर्मिनेंट है जो इफेक्ट करते हैं डिमांड को, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स में देखिए आप, जैसे जो रिलेटेड गुड्स है दो दो उसमें डिवाइड किया हुआ है। ये एक आता है सब्सटीट्यूट गुड्स। जैसे सब्सटीट्यूट गुड्स में देखेंगे हम कि चाय और कॉफ़ी है, तो कोई पर्सन है, आप ही लगा लीजिए, आप चाय पीते हैं, चाय के रेट हो गए महंगे। कॉफ़ी है, कॉफ़ी उससे सस्ती होगी, कॉफ़ी के वही है और चाय के हो गए उससे महंगे। आप कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे, नॉर्मली है। अगर चाय के रेट ज़्यादा बढ़ गए, आपको लगता है कि चाय और कॉफ़ी में अब ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आप कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे, कॉफ़ी की डिमांड हाई होगी। सिमिलरली ऐसे ही अगर कॉफ़ी के रेट अगर स्लो डाउन हो जाते हैं और डाउन हो जाते हैं, आप कॉफ़ी पीना स्टार्ट, ओबियसली है कॉफ़ी पीना स्टार्ट करेंगे, आप चाय को एक साइड कर देंगे तो कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। और किसी चीज़ का जब प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा और उसके सब्स्टिट्यूट चीज़ की अगर प्राइस कम होगा तो हम नॉर्मली कम कम वाली वो करेंगे और अफोर्ड करेंगे, कम वाली की चीज़ को ही हम इस्तेमाल में ज़्यादा करेंगे, तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये थर्ड पॉइंट देखिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में देखिए अब वही जो पहले वाले में एग्जांपल दिया था कमोडिटी वाले में, उसमें हमने उसका प्राइस को चेंज कर दिया था। इसमें मेरी 20 रुपीज़ लेके चला गया, मैं, मेरी इनकम 20 रुपीज़ है, उसको बोला मैं मेरे को पेन चाहिए, उसने 5 5 रुपीज़ के 4 पेन दे दिए। अब मेरी इनकम हो जाती है 10 रुपीज़, तो मैं क्या उतने पेन ले सकता हूँ? नहीं, मेरे पास 2 ही पेन रहेंगे। हमारी घरेलू इस मतलब इकोनॉमिक्स को आप अपने घर से ही उठा के चलो। आपके आपके फादर की इनकम है, अगर वो ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे, आपके घर के अंदर जो डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी। अगर उनकी इनकम कम है तो हाथ पोंछ कर काम चलेगा, मतलब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कंजूसी भी, सब कुछ दिखाना पड़ेगा आपको, तो उसके अंदर डिमांड थोड़ी ही कम होगी, यही चीज़ है। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। किसी किसी पर्सन का जो आज आज हमारा जो टेस्ट है, हमारे दादा और जी का वही होता था नहीं, उनका जो फैशन था, टेस्ट था,
उनका सब कुछ अलग था, प्रेफरेंस उनकी अलग थी, हमारी अलग है, आने वाले टाइम में न्यू जनरेशन्स की अलग होगी। तो ये चेंज होता रहता है, और चेंज होता रहता है तो डिमांड के अंदर भी आज जिस चीज़ की डिमांड है कल उसकी हो या ना हो, टेस्ट चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो जाए, प्रेफरेंस चेंज हो जाए। कल जिस चीज़ की डिमांड थी आज उसकी है या नहीं, फैशन चेंज हो गया, ट्रेड चेंज हो गया। तो ये इसको टोटली इफेक्ट करती है डिमांड को। तीसरा है एक्सपेक्टेशंस। आज मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट जो बिजनेस है उसके अंदर तेजी आएगी। एक्सपेक्टेशंस लग रहे हैं मेरे को। तो मैं आज डिमांड बता दूंगा उसकी, आज मैं उनको खरीदना स्टार्ट कर दूंगा भाई, आने आज आज जो प्राइस है डाउन है, आने वाले टाइम में बढ़ेगा, मैं उसको परचेज करना स्टार्ट कर देता हूँ भाई, आने वाले टाइम में जब बढ़ेगा उसको सेल कर दूंगा। तो मुझे एक्सपेक्टेशन हो रही है, एक्सपेक्टेशन हो रही है तो मैं उस चीज़ को खरीद रहा हूँ, उस चीज़ की डिमांड हो रही है। तो ये भी प्राइस है, ये भी डिटर्मिनेंट है, ये भी एक है जो उसको इफेक्ट करता है, इसको इफेक्ट करता है। फिर आती है मार्केट डिमांड फंक्शंस, जो पूरी मार्केट को इफेक्ट करे, किसी मतलब मार्केट की डिमांड को इफेक्ट करे, ये होते हैं मार्केट डिमांड फंक्शंस। इनके अंदर ये सारे भी मार्केट को, क्योंकि मार्केट के अंदर जाता कौन है, हम जैसे इंडिविजुअली जाते हैं, ये तो करते ही करते हैं। साथ में पॉपुलेशन है किसी चीज़ की, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन घटेगी तो डिमांड घटेगी। जैसे इंडिया के अंदर है, सेकंड नंबर पॉपुलेशन है, इसलिए हर कोई कंट्री चाहता है कि इंडिया के अंदर हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडिया और चाइना के अंदर चाइना तो वैसे भी प्रोडक्शन अपना कर लेता है, फिर भी बहुत कम इंपोर्ट करता है। पर इंडिया है जो वो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। हमारे जो प्रोडक्टिव स्किल्स नहीं होती हमारे इंडिया के अंदर, जिससे इंपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा है। हर कंट्री सोचता है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ डिमांड ज़्यादा है। आप आपके हाथों में देख लीजिए जो फ़ोन है, इंडिया के अंदर इतनी डिमांड है कि सारी कितनी कंपनीज हैं जो चाइना की, सैमसंग और अदर अदर कंट्रीज़ की, जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि डिमांड है। और जहाँ डिमांड होगी वहाँ पॉपुलेशन के साथ डिमांड होती है, पॉपुलेशन है तो डिमांड है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, आज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ है, कल कुछ होंगी, आज हमारे पक्ष में है, कल विपक्ष में चली जाए, चेंज होती रहती है ये गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट अलग अलग, गवर्नमेंट की अलग अलग थ्योरीज हैं। तो आज की पॉलिसी से क्या पता कल किसी चीज़ पर टैक्स लग जाए, टैक्स लग जाएगा तो वो महंगी हो जाएगी, वो महंगी हो जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्या पता उसको टैक्स रिलीफ मिल जाए उसको, तो टैक्स रिलीफ मिल गया तो वो सस्ती होगी, और सस्ती होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। अगला आता है क्लाइमेट एंड वातावरण भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वातावरण जैसे फ्लड आ गई, फ्लड आ गई तो सारे के सारे मतलब बह ले गया, सारे के सारे जो कारखाने थे, सारे के सारे इंडस्ट्रीज, हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे, सब सब के सब चले गए। तो वहाँ क्या कुछ नहीं है, वहाँ पर सारा का सारा बाहर से इंपोर्ट होगा वहाँ पर, तो वो डिमांड बढ़ेगी वहाँ पर, क्योंकि प्रोडक्शन तो वहाँ कुछ है नहीं किसी के पास, तो वहाँ डिमांड बढ़ेगी। ये तो है ही। फिर होता है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, दिखाते हैं, डिस्टर्बेंस ऑफ इनकम। डिस्टर्बेंस ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सॉरी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी टोटली इफेक्ट करता है। हम देखिए, जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, वितरण है, वो अगर समान वे से हो, हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, सभी के पास इक्वली पैसा हो तो डिमांड ज़्यादा होगी। पर है क्या कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और कुछ लोग क्या, मोस्टली लोग मिडिल क्लास और या उससे भी कम। तो क्या होगा कि जो मांग की वो है ना वो बट जाएगी, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं वो कितनी डिमांड कर लेंगे, जब मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो अंडर इकोनॉमी ग्राफ के अंदर आती है, तो वो कितनी डिमांड कर लेंगे। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वली हो तो डिमांड को इंक्रीज करेगी,
नहीं हो, कम ज़्यादा हो, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास है ही नहीं, तो वो डिमांड को टोटली इफेक्ट करेगी। तो ये डिटर्मिनेंट्स थे जो टोटली इफेक्ट करते हैं डिमांड को। चलो आगे बढ़ते हैं। लो ऑफ डिमांड। लो ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इसमें भी वही चीज़ आएगी, अदर थिंग बीइंग इक्वल। ये अदर थिंग बीइंग इक्वल बताएंगे इसके बारे में भी अच्छे से कि वो क्या चीज़ें होती हैं जिनको हम हमेशा इक्वल मानते हैं जब किसी भी डिमांड को, किसी भी डिमांड की थ्योरी को या हम देखते हैं। तो और डेफिनेशन में आ रहा है ये अदर थिंग भी, ये अन्य बातें होती क्या हैं जो इक्वल रहती हैं जब हम किसी भी लव डिमांड को पढ़ते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड को पढ़ते हैं, डिमांड को पढ़ते हैं। तो इसके बारे में भी बताएंगे आगे ये आखिर होती क्या है। पढ़ लेते हैं। जो लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का सिद्धांत, वो कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, जब अदर थिंग इक्वल्स रहती हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड है, जो मांग है, उसकी कम हो जाती है। और जब किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ता है, ऑब्जेक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। और जब डिमांड ज़्यादा होगी कब, जब उसका प्राइस नीचे चला जाएगा। एग्जाम्पल से करते हैं, देखिए वही बेसिकली एग्जाम्पल जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 20 रुपये वाला। 20 रुपये लेके हम शॉपकीपर के पास जाते हैं कि हमें 5-5 वाले पेन दे दीजिए। तो 5-5 वाले वो क्या करेगा कि 5-5 वाले 4 पेन निकाल के दे देगा, ले भाई 5-5 रुपये के हैं। हमने फिर जाके क्या कहा कि 20 रुपये जाके दे दिए शॉपकीपर को, लो अंकल जी हमें 5-5 वाले पेन दे दीजिए। वो कहेगा बेटा 5-5 वाले पेन तो अब 10-10 के हो चुके हैं, उनकी प्राइस में अभी उनका जो कीमत थी वो बढ़ चुकी है। तो हमारी तो डिमांड है, इसीलिए हम आ गए हैं, हम उनको खरीदना चाहते हैं, इसीलिए हम आ गए हैं, तो हम उनको खरीदेंगे। तो क्या करेंगे हम, कल जी दे दो। तो जहाँ अब वो क्या करेगा, 2 पेन देगा आपको। पहले कितने आ रहे थे, 4। जब डिमांड, जब प्राइस कम थे तो पेन ज़्यादा आ रहे थे, अब जब प्राइस ज़्यादा हो गए तो पेन कम आ रहे हैं। देखिए इस फिगर के हिसाब से, इसके हिसाब से देख के करते हैं शेड्यूल से। किसी चीज़ का प्राइस था 10 रुपये। जब 10 रुपये था तो उसकी 100, नहीं नहीं उल्टा हो गया ये, चलो उल्टा लगा लो या उल्टा लगा लो, कोई भी। जब 10 रुपये था तो उसकी 100 चीज़ें हम खरीद लेते थे। जब प्राइस घटकर 9 रुपये हुआ तो हम उसकी 150 चीज़ें खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली हम ज़्यादा ही खरीद सकते हैं क्योंकि प्राइस अब हमारा हो गया कम। और जब प्राइस और कम हो जाएगा 8, तो क्वांटिटी और बढ़ जाएगी 200। अब इसको हम करों के द्वारा हम दिखाते हैं। इसके अंदर एक्स एक्सिस पे हम प्राइस लेंगे और इस पर क्वांटिटी डिमांडेड, जो मांगी गई मात्रा, हमने शुरू में इसकी टर्म पढ़ी थी, मांगी गई मात्रा बोलते हैं इसको। तो जब हम देखेंगे कि जब प्राइस था 10 रुपीज़ तो क्वांटिटी थी 100, प्राइस टॉप पर, क्वांटिटी 1 ये सबसे कम थी, 100 रुपये सबसे कम थी इनमें। जब प्राइस घटकर हो गया 9, जब प्राइस घटकर हो गया 9 तो ये हो गई 150 यहाँ पर। और जब प्राइस हो गया 8, जब प्राइस हो गया 8 तो ये होगी, और मतलब क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ जाती है देखिए, और प्राइस यहाँ पर कम हो, ये हो गया डिमांड करो। तो ये डिमांड करो यही बोलता है कि अन्य बातें समान रहने पर सॉरी, अदर थिंग बीइंग इक्वल, द डिमांड ऑफ गुड्स राइज विद द डिक्रीज इन इट्स ओन प्राइस। किसी भी चीज़ की जो मांग होती है वो बढ़ती है कीमतों के अंदर कमी होने से, एंड फॉल्स विद एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस। और मांग जब गिर जाती है, जब उनकी प्राइस के अंदर जब बढ़त होती है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर। तो ये अन्य बातें हैं जो, ये यही है अजम्पशन कि
जब लॉ ऑफ डिमांड चल रहा है तो इनकम ऑफ कंज्यूमर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इनकम अगर चेंज हो गई तो उसकी डिमांड है जो उसमें नॉर्मली चेंज होगा। एक उस समय पर जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसके अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। जब डिमांड क्रिएट होती है उसको लेने गए होते हैं, मान लीजिए हम दुकान चेंज, वो एक जो उस टाइम पर जो हमारी इनकम होती है उसके हिसाब से ही हम डिमांड को हम किसी वस्तु की मांग क्रिएट होती है, किसी चीज़ की हम मांग करते हैं। किसी भी टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज नहीं होना चाहिए। फर्दर जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं वो नहीं होनी चाहिए, ये कांस्टेंट रहने चाहिए ये चीज़ें। और जो चेंज है किसी भी रिलेटेड गुड्स के प्राइस में उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली माना जाता है कि जब इन चीज़ों के अंदर जो चेंज होगा तो डिमांड के अंदर चेंज होगा। और अब हम वही डिमांड पढ़ रहे हैं जो एट प्रेजेंट है। तो एट प्रेजेंट जो डिमांड है उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि जो ये सारी चीज़ें हैं ये सेम होनी चाहिए, इनके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर पढ़ते हैं, जो अगले टॉपिक है हमारा उसकी ओर। वाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल। मांग बढ़ती क्यों है जब उसकी कीमतें कम हो जाती हैं, या फिर जो है डिमांड कर्व है वो नीचे की ओर क्यों जाता है। देखिए डिमांड कर्व नीचे की ओर क्यों जाता है, इसकी कुछ टॉपिक हैं उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। जिसके अंदर इसके अंदर क्या होता है कि जब किसी चीज़ की हम जब वो कर रहे हैं, उपयोगिता ले रहे हैं, हम उस किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम जितना कंज्यूम करेंगे टाइमली टाइमली हम उसको कम करते रहेंगे, ऐसा इसके अंदर माना, मतलब माना क्या जाता है। जब हम प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेटेड करके देखते हैं तो जब हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी भूख होती है वो हर रोटी के बाद वो कम होती जाती है। वो एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल नहीं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है ये, कि वो कम होती रहती है। सेम इसी प्रकार में जब गुड्स आते रहते हैं तो वो कम होते रहते हैं, जिससे जो स्लोप होगी वो डाउनवर्ड होगी। और जो जैसे जैसे मतलब डाउनवर्ड होगी। अब नेक्स्ट आता है इनकम इफेक्ट। इनकम हमारी जो डिमांड है उसको टोटली इफेक्ट करता है। हमारी जो इनकम है, अगर अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, ये भी लाना है, ये भी लाना है, ये भी लाना है। अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम बिल्कुल हमारी जो डिमांड होगी वो बिल्कुल कम होगी। अब सेम इसी इसमें है, इन्होंने कहा है कि जब गुड्स की प्राइस जब कम हो जाता है तो उसकी डिमांड क्यों बढ़ती है। अब कि पेन का रेट है 5 रुपये, हम जब 20 रुपीज़ में लेने जाते हैं उनको तो वो 4 पेन देता है हमें। 20 रुपये में लेने जाते हैं जब 4 पेन देता है, वो रेट घटकर हो गया 2 रुपये। तो उन 20 रुपीज़ में हम कितने पेन ला सकते हैं, 10 पेन ला सकते हैं। और उसी के हमारी इनकम बढ़ गई, इनकम होगी हमारी 30 रुपये, तो 5 के रेट में भी हम 6 पेन ले सकते हैं। तो हमारी जो जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो इनकम के हिसाब से टोटली इफेक्ट होती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होगा कि किसी एक चीज़, जैसे सब्स्टिट्यूट चाय और कॉफ़ी को हम सब्स्टिट्यूट मानते हैं, किसी एक चीज़ का अगर रेट ज़्यादा हो गई तो उससे जो दूसरी चीज़ है हम उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल हमारे सिम कार्ड से ही देख लीजिए आप, हम फ़ोन करते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि किस सिम के अंदर ऑफर्स हैं जो सस्ते हैं। अगर कल आइडिया वाले ने सस्ते दे दिए तो हम जियो से आइडिया के अंदर हमारा पोर्ट करवा लेंगे, जिससे जो उसकी डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। और जिस
उसकी कम हो जाएगी। तो ये सब्सटीट्यूट होता है मार्केट के अंदर, सब्सटीट्यूट होना ज़रूरी है, अदरवाइज मोनोपोली आ जाएगी मार्केट के अंदर। तो ये सब्सटीट्यूशंस की वजह से टोटली इफेक्ट करता है परचेजिंग कैपेसिटी है जो भी कंज्यूमर की, कस्टमर की। किसी भी साइज ऑफ कंज्यूमर है, ग्रुप का जो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप है टोटली इफेक्ट करेगा। पॉपुलेशन में भी हमने पीछे पढ़ा है कि जो डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो मांग भी कम होगी। अगर अब ज़्यादा बंदे हैं तो उनको रहने के लिए ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं को जब वो अफोर्ड उनको पूरा करेंगे तो उनकी जो ऑटोमेटिकली डिमांड है जो इंक्रीज हो जाएगी। सेम इसमें कंज्यूमर का ग्रुप देखा जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से कि जो साइज कितना है, और साइज कैसे बढ़ता है। जैसे किसी चीज़ की प्राइस रेट है वो कम होगी, जैसे टूथपेस्ट लगा लो, पतंजलि का है और कोलगेट है। मान लो कोलगेट सस्ती होगी पतंजलि से, तो जो पतंजलि वाले ग्राहक हैं वो कोलगेट की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे जो उनका कंज्यूमर वो जो ग्रुप है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और मांग क्रिएट होगी, मांग जो डिमांड होगी वो इंक्रीज होगी। डिफरेंट यूजेस, एक कोई भी चीज़ होती है उसके जो डिफरेंट, अगर उसके ज़्यादा यूजेस हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगी। जैसे दूध है, दूध का हम पीने के लिए, चाय बनाने के लिए, स्वीट्स में मिठाइयाँ बनाने के लिए काम आता है, पनीर वगैरह बनाने के लिए काम आता है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो बहुत सारे इसके जब यूजेस हैं तो इसकी डिमांड भी बहुत सारी है। वो आप देख लीजिए, नॉर्मली दूध की डिमांड होती है, एक दिन दूधिया करना है, एक दिन दूधिए वगैरह कहीं पे फंस जाए तो हाहाकार मच जाता है। तो इसीलिए जिस चीज़ की कोई भी चीज़ हो, ये एग्जांपल है दूध, कोई भी चीज़ हो जिसकी अलग अलग डिफरेंट यूजेस होते हैं उसकी मांग ज़्यादा होती है। एक्सपेक्टेशन ऑफ लो डिमांड, एक्सपेक्टेशन नहीं, एग्जम्पशन, सॉरी, एग्जम्पशन ऑफ लो डिमांड। इसकी कुछ अपवाद भी हैं, कमी है इसके अंदर, लो डिमांड के अंदर, जिनको माना जाता है कि ये कमी है इस लो के अंदर, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। जब जो कंज्यूमर होता है वो जज इक्वालिटी बाय इट्स प्राइस, इसको हम अज्ञानता भी कहेंगे, इग्नोरेंस, कि मार्केट के अंदर है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके प्राइस कम है, तो कई बार हम मान के चलते हैं यार इसके प्राइस हैं वो काफ़ी कम है, कभी क्वालिटी ना खराब हो, क्वालिटी खराब हो सकती है इसकी क्योंकि इसके प्राइस कम है, इसीलिए कस्टमर है जो उसको खरीदता ही नहीं। भाई इसके तो प्राइस कम है, कभी क्वालिटी में इसके वो क्वालिटी इसकी लो हो, ऐसा हो, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली, अगर उसके प्राइस कम है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। अब प्राइस ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है यार इसका, कुछ फालतू ले रहा है, कुछ तो फर्क पाएगा, जैसे कुछ तो फर्क पड़ेगा अगर ये फालतू ले रहा है, तो चल एक बार ट्राई करके तो देखते हैं कैसी है, चल ले लेते हैं। वो डिमांड होगी, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये इसका अपवाद है, एग्जेप्शन, अपवाद है ये इसका, एग्जेप्शन। दूसरी है आर्टिकल्स ऑफ स्नोमोबाइल्स। जैसे हमारे घर के अंदर देखते हैं हम, हीरे जवाहरात होते हैं, एंटिक पीसीज होते हैं, वो जितने महंगे होते हैं ना उनकी डिमांड उतनी ज़्यादा होती है। सोना है, वो जितना महंगा होगा ना लोग उसको उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, वही सोना इतना है, उसकी इतनी वैल्यू है, चलो ले लेते हैं। डिमांड उसकी इतनी ही ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। लोग दिखावे के लिए पहनते हैं उसको, और दिखावा होता है महंगी चीज़ों का, तो वो महंगी चीज़ें ज़्यादा डालेंगे, जितनी ज़्यादा महंगी होगी उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होगी। जो हीरे जवाहरात होते हैं, एंटिक पीसीज होते हैं,
तो उसकी डिमांड उसके हिसाब से जितना ज़्यादा प्राइस रेट होगा उतनी ज़्यादा होगी। गिफन वस्तुएं, ये निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं जो हम निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं जो इसका भी इनकम के साथ डायरेक्ट है। अगर इनकम बढ़ेगी ना, डायरेक्ट रिलेशन है, इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। जैसे आज हमारी जो इनकम है वो है 25,000 रुपये महीना, तो हम नॉर्मलाइज करते हैं हमारी फैमिली के साथ, हम ठीक ठीक हमारी जो कंजप्शन होती है मार्केट के अंदर, परचेजिंग पावर हमारी ठीक ठीक है, सब कुछ ठीक ठीक है, प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं। आज हमारी होगी, मतलब हम काम चला रहे हैं 25,000 में बस, और कुछ नहीं होना। अब होगी हमारी 50,000, 50,000 होगी तो क्या हम मतलब क्वालिटी के अब हमें लग रहा है कि हम क्वालिटी के साथ अब थोड़ा रह सकते हैं, अब उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं जो हमें हमारे लिए ठीक नहीं है, मतलब निम्न कोटि की है बिल्कुल। तो हमारी जो इनकम होगी उसके हिसाब से हम फिर क्या करेंगे कि उसको बढ़ा देंगे, हमारी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है उसको इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमारी इनकम में इंक्रीज होगी, हम कर सकते हैं इसको, अफोर्ड कर सकते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं इसको, तो उसको बढ़ा देंगे हम, और उसके बढ़ाने से उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये गिफन वस्तु है भी इसका एक अपवाद है। फिर आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। जो मांगी गई मात्रा है, क्वांटिटी डिमांड है, उसके अंदर चेंज और डिमांड के अंदर चेंज। इसको हम एक फिगर के द्वारा समझेंगे। फिगर आएगा, ये देखिए, जो चेंज इन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी डिमांड होता है वो दो तरीके से होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मांग, ये जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर प्राइस में कमी हो, फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो ये होता है एक्सटेंशन इन डिमांड। हिंदी में इसको मांग का विस्तार बोलते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग में संकुचन। जब उसी वस्तु, किसी वस्तु की चीज में उसकी जो प्राइसेस है उसमें जब वृद्धि हो जाती है तो फिर ये मांग का संकुचन होता है। ये होते हैं क्वांटिटी डिमांड के अंदर। एग्जाम्पल अभी हम देंगे, देखिए जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम नॉर्मली डिमांड करो कर रहे हैं, डिमांड करो, ये हमने एक्स एक्सिस पर प्राइस ले लिया, क्वांटिटी डिमांड ले लिया। किसी भी चीज़ का जो प्राइस रेट है, हम पहले पढ़ रहे हैं एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या बोल रहा है, जब किसी चीज़ का प्राइस में जब गिरावट आती है तो डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांड है उसके अंदर एक्सटेंशन होती है, उसके अंदर बढ़ावा मिलता है उसको, वो ज़्यादा हो जाती है वो। तो जैसे प्राइस 20 है तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो 100 100 ऑब्जेक्ट्स की है। किसी चीज़ को हम जब 20 रुपये हैं तो हम 100 चीज़ें खरीद पा रहे हैं। अगर उसकी जो प्राइस है 15 हो जाए तो उन्हीं पैसों में हम उसको 100 से ज़्यादा खरीद सकते हैं, 150 खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बेसिकली एग्जाम्पल, मेरे पास 20 रुपये हैं, जब हम दुकान पे जाते हैं, पेन बोल रहा है वो 5 रुपये का, 4 होंगे। अब उसकी जो प्राइस रेट है उसके अंदर 5 से वो 2 रुपये का हो जाता है, तो 5 से अब 4 से कितने आ जाएंगे 20 रुपये में 10। तो फॉल इन प्राइस से क्या हुआ, एक्सटेंशन हो गया इसके अंदर, क्वांटिटी डिमांड के अंदर। ये देखिए, जब 20 रुपये था तो 100 था, और जब 15 हो गया तो 150, ये नीचे की ओर आ जाता है, एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। और इसी का उल्टा इसी फिगर में समझाएं, अब नेक्स्ट में समझा देते हैं। इसी का उल्टा अब हम जब देखें कि प्राइस जब बढ़ेगा तो जो क्वांटिटी, अब वो 5 रुपये से 10 रुपये का हो गया पेन,
20 रुपये लेके गए थे, अब 5 रुपये से 10 रुपये का हो गया। पहले 4 मिलते थे, अब 2 ही मिलेंगे। वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो गया, मांग का संकुचन हो गया। ये ऊपर की ओर ग्राफ जाएगा। देखिए जैसे पहले 20 रुपये था 100 ही आते थे, 20 रुपये में 100 आते थे। जब रेट 25 हो गया तो 70 आते हैं, 70 घट गया, डिमांड ये यहाँ से घट गया, और ये प्राइस यहाँ चेंज हो गया, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है। ठीक है, इसको समझना, अगर समझ नहीं आए तो एक बार रिपीट करके देखना। आसान है, कुछ भी नहीं है। आप इस फिगर को इस फिगर को देख कर आगे इसको देखोगे, एनालाइज करोगे, और वो 20 रुपये वाला एग्जाम्पल मत भूलना, उसको एक बार अप्लाई करके देखना। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और जब हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड की, तो चेंज इन डिमांड के अंदर, इसके अंदर तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व हो रही थी, या तो ये नीचे जा रही थी या ये। इसके अंदर शिफ्ट होगी डिमांड को आगे या पीछे, इसके अंदर शिफ्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड करो टू राइट और अपवर्ड। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिमांड पे वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा, तो मांग वक्र का जो ऊपर या दाएं वाला जो होगा वो इस दाईं ओर किसका होगा, ऊपर या दाईं ओर, राइट साइड किसका होगा जब इंक्रीज होगा। और जब डिक्रीज होगा तो वो लेफ्ट या डाउनवर्ड होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे हम इसको, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। और ये होगा क्यों? चेंज इन डिमांड रेफर टू इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी भी वस्तु की जो अपनी कीमत है के जो अतिरिक्त तत्वों के जो मतलब जो अन्य बातें बोली थी ना हमने, उनके अंदर जो चेंज आएंगे उनके अकॉर्डिंग चेंज इन डिमांड चेंज होगी। ठीक है, और जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है ये चेंज इन प्राइस के अकॉर्डिंग होती है। इसके अंदर तो चेंज इन जो प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और एक्सटेंशन। ये देखो प्राइस चेंज हो रहा था तो ये चेंज हो रही थी। और इसके अंदर जो अन्य बातें हैं ना, उनके अंदर जो परिवर्तन होते हैं, उनके अंदर जो मूवमेंट होती है, उनके अकॉर्डिंग चेंज इन डिमांड होगी। और वो चेंज इन डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो राइट साइड अपवर्ड की ओर बढ़ेगा, और अगर डिक्रीज होगा तो लेफ्ट साइड डाउनवर्ड की ओर ग्राफ आएगा। एग्जाम्पल की ओर उससे देखते हैं। ये देखिए इंक्रीज इन डिमांड देखते हैं, ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए जब इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है सॉरी, जब इंक्रीज इन डिमांड होंगे तो इसके अंदर प्राइस है जो वो सेम रहता है। जो अन्य बातें होती हैं, द अदर थिंग हम जिसको इक्वल मानते थे लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, वो जब चेंज होंगी तो डिमांड के अंदर चेंज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो उनके अकॉर्डिंग जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर पहले 80 थी, अब 115 115 हो गई 80 से। तो डायग्राम के ये प्राइस, ये डिमांड, प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है ये देखिए। और ये पहले 80 थी, यहाँ पर ये डिमांड कर्व ऐसे बन रहा था, और अब 115 है यहाँ पर, अब डिमांड कर्व ऐसे बन रहा है। तो ये एक्सटेंशन हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी ये इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है। सिमिलरली ऐसे ही डिक्रीज इन डिमांड होगा। डिक्रीज इन डिमांड को हम देखते हैं, देखिए प्राइस सेम रहेगा क्योंकि सेम कमोडिटी, मतलब इसके अंदर अदर थिंग चेंज होती हैं। पहले 100 था, अब 70 हो रहा है। तो देखते हैं 20 सेम है यहाँ पे, नो चेंज। पहले 100 था यहाँ पे और अब 70 हो गया। तो लेफ्ट साइड डाउनवर्ड ये आ गया। तो यही जो अन्य बातें हमने पहले जो अन्य बातें थी जो हमने पहले डिस्कस की थी कि ये अदर थिंग होती क्या है, ये एक बार फिर देख लीजिए आप क्या क्या होती है ये। तो ये जो चेंज इन डिमांड और चेंज इन इंक्रीज इन डिमांड हुआ था, इसके जो कॉजेज हैं ये हैं कि इनकम ऑफ कस्टमर हो, जब अब हमारी इनकम के अंदर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारी डिमांड के अंदर फर्क पड़ेगा।
पड़ेगा, क्योंकि इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो हमारी डिमांड कम होगी। दूसरा देखिए, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सब्सटीट्यूट गुड्स। अगर सब्सटीट्यूट गुड्स का जो रेट ज़्यादा होगा, किसी और को ले लेंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो सस्ता हो गया, जैसे चाय कॉफ़ी वाला एग्जांपल हमने लिया था, वो भी डिमांड घटाने बढ़ाने का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अभी तक नहीं आए थे, अभी आए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से होते हैं जैसे गाड़ी और पेट्रोल, एक के प्राइस बढ़ते ही दोनों के प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ी है, गाड़ी की भी डिमांड कम होगी। गाड़ी महंगी नहीं, गाड़ी की डिमांड भी कम होगी। अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो गाड़ी की डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। चेंज इन द टेस्ट ऑफ कस्टमर, एनवायरनमेंट एंड फैशन, अगर चेंज हो जाते हैं तो डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है डिमांड के अंदर। कुछ चेंज होगा तो कुछ डिमांड तो इंक्रीज होगी, जो लेटेस्ट होगी, किसी के अंदर तो चेंज होगा, और कुछ डिक्रीज होगी। यही चेंज इन नंबर ऑफ कस्टमर्स, जो अगर कस्टमर ज़्यादा होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी, कस्टमर कम होंगे तो कस्टमर। प्राइस इन फ्यूचर के अंदर, अगर प्राइस हमें लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर कम होंगे या बढ़ेंगे, अगर लग रहा है फ्यूचर के अंदर बढ़ेंगे तो हम उनको क्या करेंगे, अभी खरीद लेंगे। अभी उनकी जो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अगर लग रहा है फ्यूचर में कम होंगी तो सोचेंगे बाद में ही खरीदेंगे, कम होंगे तो अभी डिमांड कम है, एकदम आगे बढ़ेंगे। तो यही है इनकम ऑफ कस्टमर। ये तो ऊपर भी आ गया था, गलती से आ गया होगा। एक्सपेक्टेशन है, सॉरी, यहाँ इंक्रीज एंड डिक्रीज था। अगर हमें ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो एक्सपेक्टेशन हमें लग रहा है कि जो हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हमारी डिमांड अभी से भी कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा कि चलो कोई नहीं, बाद में तो हो जाएंगे, अभी ले लो। इस हिसाब से ये हैं कॉजेज जो इनको इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अब ये कुछ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थे जो शिफ्टिंग और डिमांड कर्व को शिफ्टिंग की ओर करते हैं। पहला देखिए, सब्सटीट्यूट गुड्स का है। जैसे टी और कॉफ़ी को हमने सब्सटीट्यूट गुड्स माना है, हम ले लेते हैं। जैसे देखिए, अब ये है नॉर्मली डिमांड कर्व दिखा रखी है, शो कर रखा है। अब ये बोल रहा है कि इंक्रीज हो गया सब्सटीट्यूट गुड्स के अंदर। सब्सटीट्यूट गुड्स है जो उसके अंदर चेंज हो गया। इफ द प्राइस ऑफ टी इज OP1, ये रहा प्राइस ऑफ टी। तो पढ़िए इसको एक बार, देखिए आप क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि मान लीजिए ये जो चाय के रेट हैं, ये मान लीजिए कि ये तो कांस्टेंट है, परंतु जो कॉफ़ी के रेट है ना, वो इंक्रीज हो गए। तो कुछ कस्टमर जो कॉफ़ी वाले होंगे वो चाय में आ जाएंगे, चाय में आ जाएंगे तो उनके कस्टमर इंक्रीज होंगे, कस्टमर इंक्रीज होंगे तो डिमांड में जो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। पहले इतनी थी, अब T2 पे आ जाएगी, कस्टमर उसके भी आ जाएंगे। तो ये हो गया इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सब्सटीट्यूट गुड्स। सिमिलरली इसमें देखिए, चाय और कॉफ़ी के हैं ये, इसमें इसका उल्टा ले लेंगे। प्राइस हम मान लेते हैं जो चाय के हैं ये कांस्टेंट है, और जो कॉफ़ी होगी वो काफ़ी सस्ती होगी। काफ़ी सस्ती होगी तो लोग कॉफ़ी को प्रेफर ज़्यादा करेंगे, कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जो पहले क्वालिटी क्वांटिटी डिमांडेड इतना था, क्वांटिटी डिमांडेड अब अगर उसको प्रेफर करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इसको घट कर यहाँ पर आ जाएगी। मतलब कि वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सब्सटीट्यूशन गुड्स की वजह से। ये ग्राफिकल चेंज थे, पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में भी, और वैसे भी आने चाहिए। कुछ है नहीं जो हमारे पहले हमने शेड्यूल्स की ओर से पढ़े हैं, अगर हम नॉर्मली सोचें तो इनको ग्राफिकली हम कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का देख लेते हैं, वो सब्सटीट्यूट का जब किसी चीज़ की जब रहा था। कॉम्प्लीमेंट्री में नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जो एक के
फ़र्क पड़ने से दूसरे के ऊपर भी पड़ता है। जैसे कार और पेट्रोल बोला था, अगर पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया तो डिमांड कार की भी कम हो जाएगी, और पेट्रोल ज़्यादा सस्ता हो गया तो डिमांड कार की भी ज़्यादा हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ये नॉर्मल डायग्राम है। नॉर्मल डायग्राम ये डिमांड करो ये ठीक है। नीचे देखते हैं कि जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये क्या बोल रहा है कि देखिए ये यहाँ प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये कार के हैं। किसी जब पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो कार की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़कर यहाँ हो जाएगी। सिमिलरली इसका उल्टा, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर ज़्यादा राइज आ जाएगा, राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, पहले इतना था, अब पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया तो उसका जो प्राइस है उसके अंदर कमी आ जाएगी, और ये प्राइस कमी होके यहाँ D1 पे आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर है जो कमी हो जाएगी। यही था इस चैप्टर के अंदर, ये ग्राफिकली हमने दिखाया था। अगर कुछ समझ ना आए तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, कुछ है नहीं। ये 2-3 चीज़ें हैं जो काफ़ी, ये जैसे नॉर्मली हम जो डिमांडेड क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, डिमांड के बारे में जानेंगे, उसके काउजेज इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, फंक्शंस के बारे में जानेंगे जो डिटर्मिनेंट जो इफेक्ट करते हैं डिमांड को, लो डिमांड के बारे में जानेंगे, और ये कुछ हैं एग्जाम्पशंस हो गए उनके। चेंज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, इनके बारे में जानेंगे। और कुछ है नहीं, ये ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन दी है। ये सिंपल है बिल्कुल। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, सब्स्टिट्यूट गुड्स का पता है तो हम एग्जाम्पल के नज़रिए से भी हम नॉर्मली इनको बना सकते हैं, कुछ है नहीं इनके अंदर। और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो रिवाइंड करके पूरी को देख लीजिएगा, काफ़ी इजी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेक्चर 3 थ्योरी ऑफ डिमांड। थैंक यू वेरी मच।